Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. I, Dr. Mamta Rathi, welcome you all in this series of our MCQ type questions on financial accounting. Friends, in this video we will discuss our more than 240 questions on financial accounting. This is a second series. अगर आप पहली सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, जहाँ जाकर आप उस पहली सीरीज को पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी 41th क्वेश्चंस के साथ। So the first question, the prime function of accounting is to record economic data, provide the information basis for action, classifying and recording business transactions, attain non-economic goals. अब जैसे कि हमें पता है कि अकाउंटिंग का जो प्राइम फंक्शन होता है वो हमारा इकोनॉमिक डेटा जो होता है उसे रिकॉर्ड करना है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज to record all business transaction, interpret financial data, assist the management in performing functions, none of the above. अब फिनेंशियल अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन होता है हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु ब्रिंग्स कैपिटल इन द बिजनेस इज कॉल्ड डेटार, क्रेडिटार, प्रोप्राइटर, नन ऑफ द अबव। तो जो पर्सन हमारी बिजनेस में जो कैपिटल लाता है वो हमारी बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, a person who owes money to the firm is known as debtor, creditor, supplier, none of the above. अब एक ऐसा पर्सन जो हमारी फर्म के मनी ओ करता हो, ओ करना यानी कि जिसके पास से हमारी फर्म को पैसे आने हैं, जो हमारा कर्जदार है, तो वो होता है हमारा डेटार। तो ऑप्शन ए जो है वो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, accounting principles are generally based on objectivity, subjectivity, convenience and personal interpretation, none of the above. तो accounting principles are generally based on objectivity, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। The policy anticipate the profit and provide for all possible losses arises due to। अब अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस है उन कन्वेंशंस पर ये पॉलिसी डिपेंड करती है। एंटिसिपेट द प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो कोई प्रॉफिट है हमारा उसे एंटिसिपेट करना है और उसे जो हमारे ऑल पॉसिबल लॉसेस है उन सारे पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रोवाइड करना है। तो ये जो है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है उसमें जो कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन है उसमें हम ये पॉलिसी देखते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम सेल इज मेड एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, कैश इज रिसीव्ड, प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड एंड सेल्स आर अफेक्टेड और कैश इज रिसीव्ड whichever is earlier। अब रेवेन्यू कब माना जाता है, यानी कि रेवेन्यू किस एक पॉइंट पर हमें पता चलता है? तो जब भी सेल होते हैं और हमारे पास जो गुड्स है उस गुड्स की ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जिन्होंने उसे खरीदा है उनके ऊपर, तो उस पॉइंट पर ही हमें रेवेन्यू मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम में हम ड्यूअल एस्पेक्ट में हमारी जो एंट्री है वो एंट्री करते हैं, यानी कि एक डेबिट इफेक्ट देते हैं एक क्रेडिट इफेक्ट देते हैं, तो उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डबल एंट्री सिस्टम, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। अब हमारी अकाउंटिंग में जो प्रोप्राइटर होता है, या प्रोप्राइटर मतलब जो पर्सन जो बिजनेस रन करता है या बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, तो उस प्रोप्राइटर को भी क्रेडिटर माना जाता है। तो अकाउंटिंग की कौन सी कंसेप्ट है जिसमें प्रोप्राइटर ये बिजनेस का ओनर नहीं होता, तो बिजनेस का उसे क्रेडिटर माना जाता है? तो वो होती है हमारी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस को अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ हम सेपरेट एंटिटी की तरह देखते हैं, यानी कि अवर बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, अवर बिजनेस हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अवर बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ पर्सन। तो हमारा बिजनेस एक अलग पर्सन है और प्रोप्राइटर एक अलग पर्सन है। तो प्रोप्राइटर जो भी पैसे लगाएगा हमारी बिजनेस में, तो वो पैसे वो एक लाइबिलिटी के थ्रू, एक रिफंड के थ्रू उसे देखा जाएगा। तो हमारा जो प्रोप्राइटर है वो क्रेडिटर की तरह माना जाएगा, और इसके लिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो है उसमें हमारा जो प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का वो भी क्रेडिटर माना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग अ लिमिटेड लाइफ, going to be liquidated after 100 years, and indefinite life, and none of the above। अब क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड एज, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के तहत बिजनेस को किस तरह देखा जाता है। अब जैसे कि नाम बता रहा है गोइंग कंसर्न मतलब जा रहा है, चलते जा रहा है, इट्स अ कंटिन्यूअस कंसर्न। तो कंटिन्यूअस माने जब तक चलेगा तब तक वो गोइंग रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो लिमिटेड लाइफ ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। गोइंग टू बी लिक्विडेटेड आफ्टर 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर नहीं लगता है। एंड इनडेफिनाइट लाइफ, लाइफ हमारी डेफिनाइट नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। एंड नन ऑफ द अबव भी गलत है ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एंड इनडेफिनाइट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an expenditure is a revenue expenditure because a amount is small, it is intended to benefit the current period, it is deducted from gross sale proceed। अब हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है द अमाउंट इज स्मॉल, अमाउंट का और एक्सपेंडिचर का कोई लेना देना नहीं होता जिससे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाए। सेकेंड ऑप्शन है इट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट द करंट पीरियड। अब एक्सपेंडिचर जो करंट पीरियड को बेनिफिट देने वाला एक्सपेंडिचर होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि उस एक्सपेंडिचर से हम लोग रेवेन्यू मिलाएंगे, उस एक्सपेंडिचर से हम लोग इनकम मिलाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन दिया गया था इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, ग्रॉस सेल में से एक्सपेंडिचर डिडक्ट किया जाता है, इसलिए उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये भी गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसीट इज अ रेवेन्यू रिसीट बिकॉज द अमाउंट इज स्मॉल, इट इज रिसीव्ड इन द अकाउंटिंग ईयर, इट रिलेट टू द रूटीन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ऑल ऑफ दिस। तो रिसीट हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाती है जब वो हमारे रूटीन एक्टिविटी के साथ पाई जाती है। अगर वो हमारे रूटीन एक्टिविटी के साथ रिलेटेड हो तो उसे हम रेवेन्यू रिसीट के तहत मान लेते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट इज रिलेटेड टू रूटीन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसीट इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज द अमाउंट इज हेवी, it is credited to capital account, it relates to fixed asset, it is received not in the regular course of business। अब वही क्वेश्चन है लेकिन इसके ऑप्शंस अलग है। अब हमें देखना है कि अमाउंट का और रिसीट का कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल अकाउंट को रिसीट क्रेडिट की जाती है इसलिए उसे रिसीट कैपिटल रिसीट कहा जाता है, तो ये भी गलत है। इट रिलेट्स टू फिक्स्ड एसेट, रिसीट फिक्स्ड एसेट के साथ ही रिलेटेड होती है, ऐसा नहीं होता है, वो कहीं पे भी रिलेशन में आ सकती है। और इट इज रिसीव्ड नॉट इन द रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉस इज अ रेवेन्यू लॉस बिकॉज
It is incurred to reduce the tax liability. It arises due to normal reasons. It relates to current assets. None of these. अब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि लॉस हमारा रेवेन्यू लॉस माना जाता है क्योंकि वो नॉर्मल रीजन की वजह से लॉस हम सफ़र कर लेते हैं, तभी उसे रेवेन्यू लॉस कहा जाता है। अब वो इनकर्ड होता है क्योंकि हम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सके, तो ये गलत चीज़ है। इट रिलेट्स टू करंट एसेट, लॉस सिर्फ करंट एसेट की वजह से ही होता है या उसके रिलेशन में होता है, तो ये भी गलत चीज़ है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इट रिलेट्स ड्यू टू नॉर्मल रीजन्स। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉस इज अ कैपिटल लॉस बिकॉज it arises due to abnormal reasons. It means withdrawal of capital. It relates to current asset. तो जब भी हमारा लॉस एबनॉर्मल रीजंस की वजह से होता है तो उसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज दैट ऑफ अ कैपिटल नेचर व्हेन। अब एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कब माना जाएगा? The receiver of the amount is going to use it for the purchase of fixed asset. It increases the quantity of fixed asset. It is paid for meeting the normal expenses of business. None of these. तो जब कभी भी हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर अगर हमारी बिजनेस की एसेट को बढ़ाता है या फिर हमारी बिजनेस की एसेट की क्वांटिटी को बढ़ाता है, तब उसे कैपिटल नेचर में देखा जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे एसेट बढ़ेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस होगा, तो उसे हम उस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। Let us proceed to our next question. Rupees 5,000 spent on replacement of worn out part of machine will be charged as. अब मशीन है मतलब एसेट है हमारी बिजनेस का, और उस बिजनेस के रिप्लेसमेंट के लिए या फिर वॉर्न आउट पार्ट जो था मशीन का, जो ख़राब हो चुका था, जिसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने 5,000 रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए हैं। तो ये जो 5,000 रुपीज़ हमने स्पेंड किए हैं वो किस तरह का एक्सपेंडिचर माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब होता है जब ये एक्सपेंडिचर करने के बाद हमारी जो करंट एक्टिविटीज़ है उस करंट एक्टिविटीज़ में हमें बेनिफिट मिलता है। अब जो 5,000 का पार्ट जो वॉर्न आउट हो चुका था उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं हमारी मशीन के पार्ट को, तो हमारी मशीन तो अच्छी है, मतलब हमारा एसेट एज इट इज़ ओके है, बस उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसको एक रिप्लेसमेंट चाहिए एक पार्ट के लिए सिर्फ। तो वो अगर पार्ट हम बदल देंगे और दूसरा नया पार्ट उस जगह डाल देंगे तो हमारी वो मशीन फिर से चलने लगेगी और हमारा जो काम है उस मशीन का वो भी फिर से कंटिन्यू में आता जाएगा। तो हमारा ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो मशीन चलेगी तो प्रोडक्शन होगा तो हमें इनकम मिलेगी। तो इस तरह से ये जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, cost of building, installation expenses of mechanic purchased, price of new car purchased for the MD। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है जो बेनिफिट करता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी कैपिटल पर जो हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कैपिटल हमारा है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है, यानी कि हमारा ये एक्सपेंडिचर बन जाता है, इंटरेस्ट हमें पेड करना पड़ता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं उससे क्या होगा कि हमारा कैपिटल फिर से बढ़ जाएगा या फिर हमारे कैपिटल के लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? Heavy repairs on used building, expenses incurred on acquisition of machines, purchase of land for factory, all of these।
अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो ये जो सारे के सारे एक्सपेंडिचर है वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उन एसेट्स की क्वांटिटी बढ़ती है, उन एसेट में बढ़ोतरी होती है, तो उन सभी एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब हेवी रिपेयर्स है, मतलब मानो नॉर्मल रिपेयर नहीं है, हेवी रिपेयर है जो हमारी बिल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं उस पर, तो इससे भी हमारी बिल्डिंग फिर से इस्टेब्लिश होगी और हमारी बिल्डिंग फिर से कुछ सालों तक काम करेगी। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ मशीन्स, यानी कि मशीन्स का एक्विजिशन करना है, इंस्टॉलेशन करना है हमारी कंपनी में, उसके लिए हमने एक्सपेंडिचर पेड किया है, या फिर हमारी फैक्ट्री के लिए हमने लैंड परचेज की है, तो ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, expenses on purchase of patents, legal expenses on purchase of trademarks, heavy repairs on used mechanics at the time of purchase। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग, मेमोरी, नन ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है? तो हमारी मेमोरी का। जैसे कि हमें पता है कि हमारी मेमोरी जो है उसको एक लिमिटेशन है कि हम बहुत सारी चीज़ें बहुत समय तक याद नहीं रख सकते। तो अब हमारी याद के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारी याद के लिए हम हमारे अकाउंटिंग की हेल्प ले सकते हैं। तो हमारी मेमोरी जो है उस मेमोरी का सब्स्टिट्यूट हमारी अकाउंटिंग सिस्टम बन जाती है। उस अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्डिंग करने से हमारी जो मेमोरी थी उसे हम रिटर्न में ला रहे हैं, जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा गया है, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट का काम करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain डैश डैश फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग का? कि हमारे पर्टिकुलर पीरियड में हमें असर्टेन करना है। क्या असर्टेन करना है? प्रॉफिट, लॉस, ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट और लॉस। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट और लॉस हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है उसे असर्टेन करना पर्टिकुलर पीरियड में। क्योंकि फिनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ डैश। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ऑलवेज। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ डैश डैश अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ पर्सनल अकाउंट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स जो है वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट है, अंडर डैश डैश बेसिस बोथ कैश एंड एक्रूअल बेसिस आर टेकन इनटू अकाउंट। अब कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दोनों भी ट्रांजैक्शंस कौन सी मेथड में यूज किए जाते हैं? सिंगल एंट्री, मिक्स्ड, कंबाइंड और कैश बेसिस। तो मिक्स्ड में कैश और एक्रूअल दोनों बेसिस हम यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल फॉर डैश। अब हमें पता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट के लिए हमारा जो रूल होता है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश स्टेट्स दैट असेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन, फिनेंशियल इक्वेशन, स्टेटमेंट्स, नन ऑफ दीज। अब हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन होते हैं वो स्टेट करते हैं असेट्स इक्वल लाइबिलिटीज
प्लस कैपिटल, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हमारी बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में हमारी दो साइड्स होती है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। एसेट साइड जो होती है वो इक्वल होती है लाइबिलिटी साइड में, और लाइबिलिटी साइड में ही कैपिटल को भी देखा जाता है। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आर इक्वल टू ऑल अवर एसेट्स। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विथ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नन ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो एक शॉर्ट वीडियो है, जो एक स्टोरी के रूप में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद कर सकते हैं या फिर हम मेमोराइज कर सकते हैं, तो वो वीडियो मैंने दिया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर डैश। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो हमारी फिक्स्ड एसेट के साथ डील करता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डैश डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब हमारा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्वेस्टमेंट के साथ डील करता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के साथ डील करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियो की लिंक दी हुई है, जिसमें मैंने सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक लाइन में हम लोग कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, एक स्टोरी में उसको कैसे हम याद कर सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अलाउंस ऑफ ₹1000 गिवन टू मिस्टर दीवान फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट will be debited to dash dash account। अब अलाउंस दिया गया है मिस्टर दीवान को उनकी प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, 1000 रुपीज़ हमने उनको अलाउंस दिया है। अब मिस्टर दीवान ने हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट दिया है, तो उन्होंने जो दिया हुआ पेमेंट है उसका एक रिवार्ड या उसका एक अलाउंस के रूप में हम लोगों ने उन्हें 1000 रुपीज़ दिए हैं, तो इसी को हम डिस्काउंट कहेंगे। अब ये जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट दीवान को अलाउड किया गया है, मतलब दीवान को मिला है ये डिस्काउंट। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट अलाउड विल अपीयर ऑन द डैश साइड ऑफ द बायर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द सेलर। सेलर की बुक में अगर हमने बायर को डिस्काउंट अलाउड किया है तो वो डिस्काउंट कौन सी साइड को रिफ्लेक्ट करेगा? तो हमारी सेलर की बुक में बायर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारा जो डिस्काउंट अलाउड है वो दिखेगा, क्योंकि बायर को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, बायर को डिस्काउंट मिला है, बायर का बेनिफिट हुआ है, बायर को ज़्यादा पैसे मिले हैं या फिर बायर को वो एक उतने पैसे कम देने पड़े हैं, तो बायर के अकाउंट में ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अ डेबिट इन अ नॉमिनल अकाउंट डिनोट्स। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उसमें डेबिट साइड में जो अमाउंट होती है वो क्या डिनोट करती है? तो डेबिट साइड जो होती है वो एक्सपेंसेस होते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट द रिसीवर ऑफ गुड्स रिटर्न विल सेंड डैश नोट टू द रिटर्नर। अब गुड्स रिसीवर जो है अगर वो गुड्स रिटर्न करता है और एक नोट सेंड करता है तो वो कौन सी नोट सेंड करेगा? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या रेवेन्यू नोट या फिर नन ऑफ दीज? तो वो एक क्रेडिट नोट रिटर्नर को सेंड करेगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्रेडिट नोट। नेक्स्ट A dash balance in a personal account shows that the account concerned is a creditor's account। अब पर्सनल अकाउंट में अगर कौन सा बैलेंस आएगा तो हम ये पहचान सकेंगे कि वो क्रेडिटर्स का अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में जब कभी भी हम क्रेडिट बैलेंस देखते हैं तो वो क्रेडिटर का अकाउंट होता है। तो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, so option B is the correct answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्रीज इन द परचेस रिटर्न्स बुक आर बेस्ड ऑन डैश डैश इशूड बाय द कंसर्न। अब परचेस रिटर्न बुक में एंट्रीज कब होती है? तो परचेस रिटर्न बुक में जब कभी भी हम डेबिट नोट इशू करते हैं तो तब हमारी एंट्रीज की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्पेक्ट दैट इज डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री विल बी गिवन अ डैश इन द लेजर अकाउंट। अब हमारी जर्नल में जो एस्पेक्ट को हमने डेबिट इफेक्ट दिया था वो लेजर अकाउंट में क्या दिखाएगा? तो वो लेजर अकाउंट में डेबिट इफेक्ट ही दिखाएगा, क्योंकि हम लोग जो है जर्नल के जो लेजर बनाते हैं तो जर्नल से एंट्री जो होती है वो लेजर में जाती है, लेजर में आगे आती है। तो जो डेबिट था वो डेबिट ही होगा लेजर में, और जो क्रेडिट था वो क्रेडिट ही हो जाएगा लेजर में। अकाउंट्स जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं उसमें इसमें चेंजेस देखने मिलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर जनरली रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर, लेजर, जनरल जर्नल और नन ऑफ दीज। तो हमारे जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंटिंग के बैलेंसेस की जो समरी होती है उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। सारे डेबिट बैलेंसेस एक तरह हो जाते हैं, सारे क्रेडिट बैलेंसेस एक तरह ले लेते हैं हम, और उस पर से जो स्टेटमेंट बनता है उस स्टेटमेंट का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब डिविजन ऑफ द जर्नल्स इनटू वेरियस बुक्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर इज कॉल्ड एज। अब जर्नल्स का जो एक सब डिवीजन होता है जिसमें वेरियस बुक्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं। जो जर्नल्स के जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज हम वेरियस बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, और उन सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो ट्रांजैक्शंस भी सिमिलर नेचर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सब्सिडियरी बुक में हमें देखने मिलती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सब्सिडियरी बुक। तो दोस्तों इसी के साथ हमने हमारी जो फिनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज की सीरीज़ है वो दूसरी सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। अगर आप पहली सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर पहली सीरीज़ देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग की 6 सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन, विथ लॉजिक, विथ कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरी चैनल को नए हैं और मेरी इस चैनल पर पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन एमसीक्यू सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे हमारी तीसरी सीरीज़ में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।